क्लास 11 कल एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो आपने देखा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके पास 6 एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन को मिला करके 7 हैं, बट हाइड्रोजन चूँकि बहुत कंफ्यूजिंग उनका स्टेबल स्टेटस है, इसके कारण से हमने सिक्स एलिमेंट्स को यहाँ पे स्टडी किया है। ठीक है, तो ग्रुप 1 जो है पीरियोडिक टेबल में जो कंटेन करते हैं वो 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसिसियम। ठीक है, ये 6 एलिमेंट हमने पढ़े थे ग्रुप 1 के लिए, और उनके बारे में हमने ये भी देखा था कि वो उनका जो स्टेबिलिटी है, यानी उनकी जो अवस्था है ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे आने पर आपके परमाणु क्रमांक के बेसिस पे रखा गया उनको। परमाणु क्रमांक के बेसिस पे अगर ऐसे आप देखेंगे कि सोडियम 11, फिर पोटेशियम 12, ऐसे करके आपने परमाणु क्रमांक के बेसिस पे रखा। ठीक है, आज हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम देखेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप किनको कहते हैं? जो बेसिकली आपको सामने से दिखाई देती है, जैसे कि उसका रंग रूप कैसा है, उसके बाद उसने कैसे क्रिया की, जल गया कि बुझ गया, कि उसने पानी में घुल गया, ये सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप लेकर के आते हैं उनको। ठीक है, तो अगर हम हाईली रिएक्टिव कहते हैं उनको, तो इसका मतलब होता है कि वो तेज़ी से क्रिया करने वाले हैं, और जब तेज़ी से क्रिया करने वाले होंगे आपके नेचर में, तो आप उनको क्या करेंगे? आप हमेशा किसी न किसी कंबाइन, किसी तत्व के साथ मिला करके रखेंगे, कभी भी आप उनको एक मुक्त अवस्था में नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको जो नेचर में मिलते हैं या पाए जाते हैं, आप इनको हैलाइड्स, सिलिकेट, बोरेट व नाइट्रेट्स के रूप में पाए जाते हैं। आप इनको एक सिंपल, आप सोडियम अगर आप सोचें कि अलग से आपको मिल जाए तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से क्रिया करके जलनशील अवस्था में आ जाता है, इसके कारण से सोडियम को भी नहीं सकते। तो क्या करेंगे हम? सोडियम को भी बेसिकली क्या करेंगे? हैलाइड्स के रूप में या सिलिकेट्स के प्रॉब्लम में लिखेंगे। ठीक है, अगर आप इनको, अगर सोडियम को एक और फॉर्म में आपने देखा होगा कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के रूप में मिलता है। समुद्र का पानी आप सभी जानते हैं, सी वाटर होता है। सोडियम क्लोराइड आपका नमक भी है जो आप खाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी एक कंबाइन स्टेट में है, इसके कारण से आपने इनको कहा कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं अगर नोट्स के रूप में, तो आप ये लिख सकते हैं कि लिथियम जो है आपका वो सिलिकेट मिनरल्स के रूप में मिलता है, सोडियम पोटेशियम आपके क्लोराइड के रूप में मिलते हैं, और हैलाइड्स और सिलिकेट के रूप में बोरेट मिलता है। ठीक है, आपका ये जो है आप इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। अच्छा, अब और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है उनके आज हम एक कंटेंट जान लेते हैं कि किस किस बेसिस पे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे, यानी उनकी जो भौतिकी जो उनकी क्रिया है वो आप किस किस तरीके से आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप कुछ आज कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी उनकी परमाणु संरचना है, उनके नंबर, परमाणु क्रमांक के बेसिस पे आप उनको कैसे रखते हो, ये आपका जो पहला पॉइंट बनेगा आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि आपकी भौतिकी जो आपकी उसकी विशेषताएं उसमें। ठीक है, फिर आप उसको लिखोगे लार्ज एटॉमिक रेडियाई के बेसिस पे। तो लार्ज एटॉमिक रेडियाई यानी उनकी परमाणु त्रिज्या, उनकी परमाणु त्रिज्या आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप लार्ज आयनिक रेडियाई। अब लार्ज आयनिक रेडियाई क्या है? जब आपका लास्ट ऑर्बिटल यानी कि बाहरी कक्षा के जो तत्व होते हैं, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो या तो दे दिए जाते हैं या तो उनके साथ दूसरे इलेक्ट्रॉन के को मिला करके आप संयोजकता बढ़ा देते हो उनकी। ठीक है, आप उन्हें संयोजित कर देते हो, तब आप क्या करते हो? वो एक आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, या वो पॉजिटिव हो जाते हैं या वो नेगेटिव यानी धनायन हो जाते हैं, या फिर वो ऋणायन। तो आप उनकी आयनिक त्रिज्या के बेसिस पे भी उनको लिख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। फिर कहा लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये कम आयनीकरण तापीय धारिता। ये जो टॉपिक है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बताना है कि जो आयनीकरण तापीय धारिता है वो क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे कल। आती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? जल योजन धारिता हिंदी में कह सकते हैं इसको। तो जल योजन धारिता यानी कि पानी के साथ क्रिया करके, आपने कल पढ़ा था कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो इनकी ये क्रिया होती है, ये भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है इसकी, जिसके कारण से आपने इसको कहा कि ये जल योजन धारिता जो है
शो करते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं। मेटालिक कैरेक्टर, आपको ये पहले से ही पता है कि ये मेटल कहलाते हैं। S1 और S2 ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स यानी जितने भी तत्व हैं वो आपकी धात्विक प्रवृत्ति शो करते हैं, जिसके कारण से आप इनको S1 ग्रुप में रखते हैं। ठीक, तो वो क्या होती है वो भी हम कल देखेंगे। अब आता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स यानी कि उनका पिघलने और उबलने का जो बिंदु होता है, जो तापमान होता है, वो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी में आएगा। फिजिकल एक्टिविटी में क्यों आएगा? क्योंकि टेम्परेचर तो हम बाहर से ही देते हैं, वो कोई इंटरनल यानी एलिमेंट्स के अंदर प्रक्रिया नहीं होती, जिसके कारण से आप उनको फिजिकल एक्टिविटी यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में रखते हो। ठीक है। पॉइंट नंबर 8 आपका आता है नेचर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म। अब ये है बंधक प्रवृत्ति। बंधक प्रवृत्ति अगर आप देखा जाए तो आप कहोगे कि ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, क्योंकि ये तो रासायनिक क्रिया होती है। जब आयनिक बंधक बनते हैं तो वो तो रासायनिक क्रिया के अंतर्गत आ सकता था, लेकिन ये जो नेचर होता है, जब हम किसी तत्व को दूसरे तत्व के साथ जो है क्रिया कराते हैं तो वो तो हम बाहरी प्रक्रिया के द्वारा कराते हैं। इसके कारण से ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है यानी कि बंधक बनने की जो क्रिया होती है, इसको भी हम स्टडी करेंगे आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक, अब उन तत्वों का घनत्व कैसा होता है? घनत्व यानी कि उनकी डेंसिटी कैसी होती है, नेचर में जब पाए जाते हैं या हमारे वायुमंडल में होते हैं, वो ज़मीन पे मिलेंगे या फिर आपको आपकी एयर में जिस एयर में आप सांस लेते हो उस एयर में मिलेंगे, या फिर आपके वायुमंडल से बाहर मिलेंगे। इस तरह की जो संरचना होती है, जो आप प्रवृत्ति पढ़ते हो, उसको आप घनत्व में पढ़ते हो। ठीक है, तो इस घनत्व के बारे में भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जानेंगे। फ्लेम कलरेशन, उनको जलाने के बाद यानी उनके ऊपर ताप की क्रिया कराने पर उनको ज्वलनशील प्रवृत्ति में जब वो आते हैं तो उनका कलर कैसा होता है। हर एक सोडियम जैसे आपको जो है अलग कलर देगा, रुबिडियम आपका अलग होगा, पोटेशियम आपको ब्लू कलर देगा। इस तरह की जो क्रिया होगी आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में, वो आपकी फ्लेम कलरेशन में यानी कि हर एक जो धातु है उसका जो कलर होता है यानी रंग होता है, वो रंग प्रवृत्ति जो होती है उसकी वो अलग होती है। इसी तरह से जो उसका प्रकाश विद्युतीय प्रभाव होता है, हर एक जो आपका एलिमेंट है उसका प्रकाश विद्युतीय प्रभाव अलग होगा, यानी मेटल अलग तरीके से क्रिया करेंगे, जो नॉन मेटल्स होते हैं आपके वो अलग तरीके से क्रिया करेंगे, मेटलॉइड्स अलग तरीके से क्रिया करेंगे। तो इनके बेसिस पे भी जो हम इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं वो भी हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके कंटेंट हैं जिनमें आपको एक एक लाइन के ही टॉपिक लिखने होंगे, आगे कल देखेंगे।